बाद जो हम चैप्टर कर रहे हैं दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। काफ़ी शॉर्ट स्वीट सिंपल सा चैप्टर है ये। देखते हैं, शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मीनिंग हमें पता है ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है, कि हम जैसे बोलते हैं गोल या एम या पर्पस, टारगेट, कि आप कहाँ जाना चाहते हो, कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, दैट इज़ योर ऑब्जेक्टिव। बट जब आप ऑब्जेक्टिव की बात करते हो, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, एक टाइम फ्रेम हमेशा होता है उसका। जैसे अगर आप बोल रहे हो कि मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव है 20% सेल्स को इंक्रीज़ करना, ये ऑब्जेक्टिव प्रॉपर नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आप बोलते हो मुझे 20% सेल इंक्रीज़ करनी है बाय मंथ एंड, कि इस महीने के एंड तक 20% सेल इंक्रीज़ करनी है, नाउ दिस इज़ एन ऑब्जेक्टिव, क्योंकि यहाँ टाइम स्पैन अब आपने इंट्रोड्यूस कर लिया है ना, जो पहले नहीं था। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हो, आप उसको बताते हो कि मुझे इस टाइम तक वो अचीव करना है। अगर वो कर लिया, इसका मतलब वो ऑब्जेक्टिव पूरा होगा, नहीं किया मतलब वो आपने ऑब्जेक्टिव अचीव पूरा नहीं किया। देखो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन ये है, ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या है, कि स्पेसिफिक होना चाहिए, SMART, स्मार्ट है ना। स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी कि कंक्रीट आप उस लैंग्वेज में बताओगे कि ये मुझे अचीव करना है, यानी कि एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो, दैट शुड बी क्लियर। क्योंकि जब तक क्लियर ही नहीं है, तब तक किसी को समझ ही नहीं आएगा कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, तो वो कैसे उसकी तरफ अचीव काम करेंगे, है ना, अचीव करने के लिए। सो ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक, इट शुड बी मेजरेबल। जैसे मैंने हमेशा बोला है, क्वालिटेटिव टर्म्स की जगह क्वांटिटेटिव टर्म्स में अगर आप लिखोगे तो वो बेटर है ऑब्जेक्टिव्स को। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, 20% सेल इंक्रीज करनी है। अगर मैं बोलूँ मुझे सेल इंक्रीज करनी है सिर्फ, तो वो नहीं है, 20% सेल इंक्रीज करनी है। यहाँ पे क्वांटिफाई कर दिया मैंने कि इतनी सेल इंक्रीज करनी है। ये क्यों करते हैं हम, क्यों मैं बोल रहा हूँ क्वांटिफाई करना है, ताकि पता तो लगे कि मेजर तो कर पाओ आप कि हाँ इतना हो गया। मान लो अब सेल मंथ एंड में मैंने मेजर करा और निकला 15%, एटलीस्ट पता तो चलेगा, कंपेयर तो कर पाऊंगा मैं कि मेरे पास डेटा है कि 20 करना था और 15 हुआ है। अगर आप बोल दो मुझे बहुत सारी सेल करनी है मंथ एंड तक, वो नहीं है, क्योंकि फिर आप कैसे पता लगाओगे कि हाँ आपने ऑब्जेक्टिव अचीव किया भी कि नहीं, है ना। सो मेजरेबल होना चाहिए, यानी क्वांटिटेटिव टर्म्स में होना चाहिए। अचीवेबल, अचीवेबल को आप ये भी बोल सकते हो रियलिस्टिक। ठीक है, वो तो ए है ना स्मार्ट का, इसलिए वो अचीवेबल है। इसका मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि आप बहुत ही जैसे बोलो कि मेरे को 100% सेल इंक्रीज करनी है, कि डबल करनी है मेरे को सेल्स, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। आप रियलिस्टिक लेके चलो कि जितना, वो बोलते हैं ना औकात में देख के चलो, कि कितना हो सकता है उतना ही आप अपना वो करो, कि इतना ही ऑब्जेक्टिव है। ये नहीं कि बहुत ही दूर की आप सोच रहे हो कि इतना हो जाएगा इतना हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके वो अचीवेबल होने चाहिए, यानी रियलिस्टिक हो थोड़े। रेलेवेंट, यानी कि इररेलेवेंट से ना हो, कि आज के ज़माने के फैशन जो चल रहा है या जो ट्रेंड चल रहा है, उसको देख के आप वो ऑब्जेक्टिव करो। कि आजकल जेल पेन्स ज़्यादा ट्रेंड में हैं, तो आप उसको देख के वो ऑब्जेक्टिव करोगे कि हाँ अब मैं जेल पेन्स की प्रोडक्शन ज़्यादा करूँगा तो सेल्स बढ़ जाएगी उसकी, क्योंकि मेरे पास होंगे वो देने के लिए। सो उस तरीके के बनाओ ऑब्जेक्टिव जो कि रेलेवेंट है, कि आज के ज़माने में। उसके बाद आता है टाइम बाउंड। टाइम बाउंड जैसे कि मैंने बोला बाय मंथ एंड, ये टाइम बाउंड है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ टाइम फ्रेम होना ज़रूरी है, कि एक इतने टाइम में आपको वो अचीव करने हैं ना, तभी आप पता कर पाओगे कि आपने वो अचीव किए भी हैं या नहीं। ठीक है, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स का मैंने एक इंट्रोडक्शन दे दिया। अब चलो मेन चीज़ पे, नेचर। कि ऑब्जेक्टिव्स जो आप बना रहे हो उसके नेचर यानी कि फीचर्स, है ना। देखो क्या फीचर्स हैं। पहला, बेसिस फॉर ऑल प्लान्स। हमने ऑब्जेक्टिव जैसे जैसे मैं बोलता हूँ प्लानिंग करनी है, तो प्लानिंग आप क्या देख के करते हो, गोल्स को ध्यान में रख के करते हो ना। और वो गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ही तो हैं जो आपको अचीव करने हैं। फिर मल्टीपल, कभी भी एक ऑब्जेक्टिव नहीं होता, बहुत टाइप के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेक होल्डर्स बहुत सारे होते हैं। स्टेक होल्डर समझते हो ना, कि जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड लोग हैं। क्रेडिटर्स हैं, उनके लिए अलग आप ऑब्जेक्टिव रखते हो कि हाँ मेरे को उनके जो मान लो मेरे कोई सप्लायर हैं जिनको मैंने पैसा देना है, उनको टाइमली मैं पैसा देता रहूँ। जो डेटर्स हैं उनसे टाइमली पैसा लेता भी रहूँ, बैड डेट्स ना हो जाए नहीं तो। जो इवन इन्वेस्टर्स हैं उनको अच्छा रिटर्न दे पाऊँ। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। कंज्यूमर्स को अच्छा प्रोडक्ट दे पाऊँ, क्वालिटी प्रोडक्ट। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक अच्छा सैलरी दे पाऊँ। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए, है ना। हमें जैसे मैंने बताया, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे होते हैं। तो आप कभी भी एक ऑब्जेक्टिव लेके पूरा उसी पे ध्यान नहीं रख सकते, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सबको अचीव करना होता है। सो ऑब्जेक्टिव्स आर मल्टीपल। उसके बाद आ जाओ अरेंज्ड इन अ हायरार्की। और ऑब्जेक्टिव्स हमेशा प्रायोरिटी बेस्ड पे होते हैं, कि हाँ ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखो जैसे लिखा है एम्प्लॉय, देखो अगर वो बनाऊँ मैं, एक हायरार्की बना लो यहाँ पे, रुको। ठीक है, हायरार्की कैसे बनेगी, देखो। सबसे पहले एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव्स की जो एम्प्लॉय से रिलेटेड हैं। उसके बाद एम्प्लॉयज़ मिल के क्या बनाते हैं, एक डिपार्टमेंट बनाते हैं ना। जैसे एक पर्टिकुलर चीज़ का डिपार्टमेंट हो गया,
फिर वो डिपार्टमेंट्स बहुत सारे जो है, एक पर्टिकुलर डिवीजन, जैसे मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है, वो 2 प्रोडक्ट्स बनाती हैं, तो वो 2 डिवीजन्स हैं, तो एक डिवीजन, फिर उसमें डिपार्टमेंट्स, फिर उस डिपार्टमेंट्स में एम्प्लॉइज, ऐसे ही होता है ना। सो एम्प्लॉइज से बड़े डिपार्टमेंट से बड़े डिवीजन, और डिवीजन से बड़े क्या होता है, कंपनी। सो ये एक हायरार्की बनेगी कि जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होंगे, फिर डिवीजन के ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे वो उससे थोड़े कम होंगे लेकिन बाकियों से ज़्यादा होंगे, है ना, इन सब से। तो ये एक हायरार्की ऐसे बन जाती है। जैसे आपने वो स्केलर चेन वगैरह नहीं पढ़ा था, वो भी क्या था, वो हायरार्की तो था कि एक 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 ऐसे पाइल अप होते रहते हैं ना। सो दैट इज दिस की अरेंज्ड इन अ हायरार्की। उसके बाद वेरी इन टाइम स्पैन, कि भाई जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो टाइम स्पैन में वेरी करेंगे। तो मैंने बोला ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है। अब ये पीरियड ऑफ टाइम शॉर्ट भी हो सकता है, ये लॉन्ग भी हो सकता है ना। कि मान लो यूजुअली बोलते हैं कि 1 साल तक के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो शॉर्ट टर्म में आते हैं, बाकी 5 साल के आसपास जो हो गए वो लॉन्ग हो जाते हैं। तो ये शॉर्ट और लॉन्ग ऐसे भी एक डिवीजन होती है, ये भी एक इसका फीचर हो गया। फिर मे बी जनरल और स्पेसिफिक, कि भाई जो आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हो सकता है वो सबके लिए हो, सब उस ऑब्जेक्टिव में खुश हों कि वो अगर हो जाएगा। कुछ होते हैं बिल्कुल एक ही चीज़ की, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, या एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, या एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ का सेक्शन है उसके लिए। तो ऐसे आप ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफिक भी बना सकते हो, जनरल भी बना सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपके फीचर्स। इसके बाद आ जाओ नीड या इंपॉर्टेंस पे। वैसे नीड और इंपॉर्टेंस अलग होती है, बट इसमें कुछ मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है। देखो, सेंस ऑफ मिशन, ऑब्जेक्टिव्स जब होगा, आपको पता है मुझे ये अचीव करना है, तो एक मिशन का सेंस आ जाता है एम्प्लॉयज़ में, जो भी मैनेजर्स हैं उनमें, कि भाई हाँ ये टारगेट है, ये अचीव करना है। अगर पता ही नहीं है अचीव क्या करना है, तो बस वो होता है ना, अंधेरे में तीर मारेंगे सब कि हाँ कैसे करना है, किसी को बस करे जा रहे हैं, ये नहीं पता फाइनल करना क्या है। जब फाइनल चीज नहीं पता तो उस डायरेक्शन में आप नहीं जा सकते, राइट। सो सेंस ऑफ मिशन देता है ऑब्जेक्टिव, कि आपको पता होता है मेरे को ये मिशन है अचीव करना है ना। बेटर प्लानिंग, ये तो मैंने अभी बताया है कि प्लानिंग किसके बेसिस पे होती है, गोल क्या करना अचीव करना है उसको ध्यान में रखो, और गोल वो ऑब्जेक्टिव्स ही हैं बहुत सारे, कि इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, उसी को देख के प्लानिंग होती है। इंडिविजुअल मोटिवेशन, जैसे मैंने बोला सेंस ऑफ मिशन आता है, तो सबके पास एक अपने अंदर से मोटिवेशन आ जाती है कि यार ये ऑब्जेक्टिव है, ये अचीव करना है। जैसे बोला 20% सेल इंक्रीज करनी है, तो सेल डिपार्टमेंट में जो भी इंप्लॉइज होंगे वो मोटिवेटेड हो जाएंगे कि हाँ मुझे 20% सेल इंक्रीज करनी है ना। फिर बेसिस फॉर कंट्रोल, ये क्यों, जैसे मैंने बोला अभी एग्जांपल 20% वाला, कि 20% सेल इंक्रीज करनी थी, लेकिन मान लो हुई 10% इंक्रीज, जब एक्चुअल देखा तो कंपैरिजन किया तो फर्क आया ना 10% का, कि 10% और करनी है, तो ये कंट्रोलिंग नहीं हो गया। अगर आपने पता हो, कंट्रोलिंग यही होता था ना, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड के बीच में डेविएशन जो होती थी उसको कम करना ही कंट्रोलिंग है। तो ये जो डेविएशन है 10% एक्सपेक्टेड, जो प्लान हमने बना के चले थे, एक्चुअल जो रिजल्ट आया वो, और दोनों में क्या डेविएशन है, उसको फिर हम करेक्टिव एक्शन लेते थे उसके लिए, है ना। सो ये एक बेसिस बन जाता है कि करेक्टिव एक्शन क्या लेना है, क्योंकि अब आपने क्वांटिफाई किया था ऑब्जेक्टिव, तो आपको पता चला कि आपकी कहाँ कमी रह गई, है ना। उसके बाद आ जाओ वॉलेंट्री कोऑर्डिनेशन, ये उसी से रिलेटेड है कि जब सारे लोग इंडिविजुअली ही मोटिवेटेड हैं। वॉलेंट्री कोऑर्डिनेशन पढ़ाया था ना कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में, कि अपने अंदर से, वॉलेंट्री मतलब खुद से कोऑर्डिनेशन आ जाती है। क्यों, क्योंकि सब एक ही ऑब्जेक्टिव में जा रहे हैं, तो एक डायरेक्शन मिल जाती है सबको, और एक ही डायरेक्शन में जब सब काम करेंगे तो क्या वो सिंक्रोनाइज नहीं हो गए एफर्ट्स, और सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट कोऑर्डिनेशन ही होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ एसेंशियल्स या रिक्वायरमेंट फॉर वैलिड ऑब्जेक्टिव्स, कि जब आप एक बोलते हो कि मुझे ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, तो वो कैसे होने चाहिए ऑब्जेक्टिव्स, बहुत सिंपल चीज़ें, क्लियर होने चाहिए, स्पेसिफिक या प्रिसाइज, है ना। जैसे मैंने बताया एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, कि किसी को पता ही नहीं क्लियरली कि करना क्या है, एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। मेजरेबल या क्वांटिफाइबल टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, ये भी मैंने बताया कि क्वांटिफाई करो। जैसे मैंने बोला कि आप बोलो सिर्फ सेल्स इंक्रीज करनी है, नहीं, दिस इज रॉन्ग। आप बोलो 20% सेल इंक्रीज करनी है, दिस इज राइट। क्यों, क्योंकि अब वो मेजरेबल हो गया, आप मेजर कर पाओगे, है ना। फिर रिजल्ट ओरिएंटेड, कि भाई आप जो ऑब्जेक्टिव बना रहे हो वो रिजल्ट के लिए ही बना रहे हो, कि ये मेरा रिजल्ट है, यही अचीव करना है, इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने जरूरी हैं, ताकि वो फाइनल रिजल्ट जो है वो अचीव हो पाए। सो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए वो, ये नहीं कि आप ऐसे कुछ भी बना रहे हो जो कि काम का ही नहीं है। कोई रिजल्ट जो आपको लाना है उसी के लिए आप बनाते हो। फिर बैलेंस्ड, यानी कि ऐसा भी ना हो कि आप बोलो कि हाँ 1 साल में इंक्रीज करनी है सेल, कुछ ऐसे नहीं, बैलेंस्ड होनी चाहिए कि शॉर्ट शॉर्ट टाइम स्पेन में टाइम फ्रेम भी प्रॉपर हो, और ऐसा भी ना हो कि बहुत ही कम एम्फेसिस या ज़्यादा एम्फेसिस वाले ऑब्जेक्टिव बना दिए, कि एक ही पे सारे लगे हुए हैं बाकी सब चीज़ें छोड़ दी, या बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बना लिए तो किसी पे भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। सो एडिक्वेट एम्फेसिस होना ज़रूरी है, एक बैलेंस होना ज़रूरी है, कि जो सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उन पे थोड़ा थोड़ा ध्यान हर एक में आए, कि वो एक्चुअल में अचीव हों ऑब्जेक्टिव्स। ऐसे ही बना के रख दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर रियलिस्टिक नॉट आइडियलिस्टिक, यानी कि ऐसा ना हो कि बहुत ही, आपने जैसे मैंने बोला था ना एग्जाम्पल, कि 100% सेल करनी, इंक्रीज करनी, दैट इज नॉट रियलिस्टिक।
कि वो आप अचीव ही नहीं कर पाओगे। अचीवेबल होना चाहिए ना कि हाँ जितना पॉसिबल है उतना ही करो, पॉसिबल ही नहीं है वो मत करो। सो क्यों ना करो, क्योंकि वो डिस्करेज करेगा कि मान लो 100% आपने ऑब्जेक्टिव रख दिया, एक्चुअल तो अब वही 10% हुआ, तो लोग मतलब जो इम्प्लॉयज़ वहाँ होंगे सेल्स वाले वो तो डिमोटिवेट हो जाएंगे कि यार 90% डेविएशन आ गई, अब तो डांट पड़ेगी या अब तो बहुत वो होगा है ना, जो अचीव नहीं करा उससे बहुत कम रह गया। सो ऐसे बनाओ ही मत ऑब्जेक्टिव जो पता ही है कि अचीव नहीं हो पाएंगे, है ना, क्योंकि फिर वो डिस्करेज कर देंगे। फिर वैलिड, कि भाई ऑब्जेक्टिव जो आप बना रहे हो एटलीस्ट वो वैलिड हो, अप्रूव हो, रिव्यू हो, टाइम टू टाइम चेंज हो, क्योंकि जैसे मैंने बोला एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, उसके हिसाब से आपको अडेप्ट करने हैं। तो रिव्यू करके आप अडेप्ट करोगे तभी तो वो रेलेवेंट रहेंगे। यहाँ वैलिड का ये भी मतलब है रेलेवेंट रहना, कि ऐसे ना हो कि वो बस बना दिए और वो पड़े रह गए, किसी काम के नहीं है वो। धीरे धीरे आप उसमें चेंजेस मॉडिफिकेशंस लाते रहो ताकि वो टाइम के हिसाब से, आज के टाइम के हिसाब से रेलेवेंट रहे। ठीक है। फिर आता है एक्सेप्टेबल, कि भाई सारे, जैसे मैंने बोला था पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग में, पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग जब करते हो आप तो सब मिलके ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, तो जब सबने ही बनाए हैं तो सब उसमें काम करेंगे ही, क्योंकि सबकी मर्जी से वो बनाए। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव्स बनाओ जो एक्सेप्टेबल बाय एवरीवन है, ताकि क्योंकि अगर एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा तो वो क्यों ही काम करेंगे उस पर, वो तो बोलेंगे नहीं हमने तो एक्सेप्ट ही नहीं किए थे ऑब्जेक्टिव, है ना। तो ऐसे बनाओ जो सब एक्सेप्ट करें ताकि वो सब उस पर काम भी करें। फिर चैलेंजिंग, ऐसे ना हो कि बहुत ही मतलब जैसे आप बोलो 1% से इंक्रीज करनी है, नहीं, कुछ तो चैलेंजिंग हो, है ना, कुछ इंसेंटिव आना चाहिए ना, मोटिवेशन आनी चाहिए कि हाँ कुछ चैलेंजिंग है तो ही मन करेगा करने को, कि 20% है चलो 20% बढ़ानी है तो उसके लिए कुछ करेंगे। 1% तो बोलेंगे चलो होएगा नहीं होएगा, नहीं भी होगा तो क्या ही फर्क है, 1% तो डेविएशन हो चलती है ना। सो वो ना हो, चैलेंजिंग हो, मतलब थोड़े ऐसे हो जिसको करने में मजा आए, क्योंकि फिर ही वो मोटिवेशन आएगी, है ना। फिर प्रायोरिटाइज, ये तो मैंने बताया ही कि हायरार्की में होते हैं वो, है ना, हायरार्की में, और ऑन द डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंस, कौन कितने ज़्यादा, कौन से ऑब्जेक्टिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से ही आप वो बनाते हो। फिर आता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे एक ऑब्जेक्टिव्स किस हिसाब से बनने चाहिए। तो एक तो मैंने जैसे हमेशा बोला एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप एनवायरनमेंट को देख के ही स्वॉट एनालिसिस करते हो, है ना, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। तो उसी को देख कर, ये आगे आएगा डिटेल में तो बताऊंगा मैं स्वॉट एनालिसिस। तो देखो ये जो आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस होगी, अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स होंगे, इसमें अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स तो एनवायरनमेंट से ही आपको पता लग रहा है, और इसी को देख के आप फ़ायदा उसका उठाओगे और उस अपने ऑब्जेक्टिव्स या प्लान्स जो भी बनाने हैं वो बनाओगे। तो ये एनवायरनमेंट ने इफेक्ट किया, मान लो कोई एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ रहा है तो आप उस हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स भी चेंज करोगे। तो है ना एक फैक्टर ये कि जो ऑब्जेक्टिव्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। फिर इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जैसे ये तो मैंने बताया कि ये दोनों एनवायरनमेंट से आते हैं, और स्ट्रेंथ और वीकनेसेस ये आपका सेकंड पॉइंट में आ गई, है ना, कि जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है उसी को देख के आप ऑब्जेक्टिव बनाओगे ना। जब आपको पता है कि ये मेरी वीकनेस है तो आप क्यों उसी को लेके सारे ऑब्जेक्टिव बनाओगे। आप अपनी स्ट्रेंथ को यूज करोगे और वीकनेस को इररिलेवेंट करोगे, कि वीकनेस जो है वो तो मायने ही नहीं रखती, हमारी स्ट्रेंथ ही मैटर करती है ना। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव्स बनाओ जो स्ट्रेंथ को ज़्यादा पावर और इंपॉर्टेंस दें। फिर है वैल्यू सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट कैसी वैल्यू, बिलीफ्स, एथिक्स, मॉरल्स कैसे रखता है वो इफेक्ट करेगा। मान लो ऑब्जेक्टिव्स आप बना रहे हो कि मेरे को इस मंथ एंड में 100 ट्रीज प्लांट करने हैं, ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो गया ना एनवायरनमेंट के लिए ऑब्जेक्टिव। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि मैनेजमेंट की वैल्यू सिस्टम वैसी है कि वो चाहते हैं कि ये हो, तो वो इफेक्ट करेगा। मान लो किसी का वैल्यू सिस्टम नहीं है किसी कंपनी में जो ऐसा हो, तो वो नहीं करेंगे ये ऑब्जेक्टिव, तो ये भी एक फैक्टर है, ठीक है। फिर आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, पावर प्ले या पावर डायनामिक्स बिटवीन मैनेजमेंट। ये तो हमेशा चलेगा ही, है ना, कि इंडिया में तो वैसे ही हर जगह है वैसे ही, कि पावर प्ले बहुत चलता है। किसके हाथ में वो ना सत्ता, कि किसके हाथ में वो पावर है, कि वो उस हिसाब से ऑब्जेक्टिव लेगा। जिसको पता है कि मेरे हाथ में है पावर, वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेगा कि मेरा फ़ायदा हो जाए, क्योंकि जब उसको पता है कि मेरे हाथ में ही है, वो मेरे हाथ में पावर है ऑब्जेक्टिव बनाने की या इन्फ्लुएंस करने की। तो वो मैनेजर्स भी उनके बीच में कितनी पावर है, वो चलता रहता है पावर प्ले उनके बीच में। फिर पास्ट ऑब्जेक्टिव्स या पास्ट परफॉर्मेंस, ये बहुत मैटर करता है। मान लो पिछले मंथ में आपने ऑब्जेक्टिव बनाया था 15% का, और सिर्फ 7.5% ही सेल्स इंक्रीज हुई थी, तो आप इस पिछले ऑब्जेक्टिव, पिछली परफॉर्मेंस को देख कर आप देखोगे कि मान लो इस बार आप बना लोगे कि मेरे को चाहिए कि 20% सेल इंक्रीज हो जाए, तो आप ट्राई करोगे कि पिछली बार 7.5 का इंक्रीज आया था, इस बार एटलीस्ट 10% का तो इंक्रीज आ जाए ताकि 17.5% हो जाए। मतलब आप पिछले हिसाब से देखोगे ना, कि पिछली परफॉर्मेंस के हिसाब से बनाओगे। जब आपको पता है कि पिछली बार सिर्फ 1% इंक्रीज हुआ था, तो इस बार आप 16 या तो इस बार आप 60% का इंक्रीज का ऑब्जेक्टिव रख दो, वो तो नहीं है ना काम का। तो पिछला ऑब्जेक्टिव, पिछली परफॉर्मेंस भी मैटर करती है ऑब्जेक्टिव को बनाते टाइम, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है अप्रोचेस फॉर ऑब्जेक्टिव सेटिंग। देखो आप ऑब्जेक्टिव जब सेट करते हो तो मेथड्स क्या लगते हैं, मेथड्स हैं बेसिकली, है ना, कि किस किस मेथड से आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो।
दो मेथड हैं, बहुत बेसिक से। एक है टॉप टू डाउन अप्रोच, एक है बॉटम टू अप अप्रोच, है ना। सीधी सी बात कि भाई टॉप मैनेजमेंट जो है पहले वो बना के, अगर वो पहले बना रहा है और फिर वो नीचे तक पहुंचा रहा है, टॉप टू डाउन अप्रोच हो गई। और अगर पहले जो लोअर लेवल के मैनेजर्स हैं वो ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं और फिर वो टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचाते हैं कि हाँ हमने ये डिसाइड किया है एज एन ऑब्जेक्टिव, और फिर वो अप्रूव होता है, तो वो बॉटम टू अप अप्रोच हो गई, है ना। सिंपल सी बात। देखो टॉप डाउन अप्रोच में पहले टॉप मैनेजमेंट ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स बना देगा कि हाँ मेन मेन ऑब्जेक्टिव ये है, फिर उसके हिसाब से मिडिल और लोअर लेवल फिर नीचे ऐसे परकोलेट होता है ना। मतलब उन गाइडलाइंस पे बेस पे वो मिडिल और लोअर लेवल्स वाले बनाएंगे, पहले टॉप फिर मिडिल लोअर ने बनाया, तो दैट इज टॉप टू डाउन अप्रोच। फिर आता है बॉटम अप अप्रोच। इसमें पहले जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। अब आप बोलोगे अब वो क्यों बना रहे हैं, देखो ये भी एक चीज़ है समझने वाली। जो एक्चुअल में सेल कर रहा है या जो एक्चुअल में ग्राउंड वर्क कर रहा है ना, उसको बहुत इन्फॉर्मेशन होती है। हो सकता है टॉप मैनेजमेंट को भी वो चीज़ें ना पता हो, कस्टमर्स के बारे में या बिहेवियर के बारे में, कैसे काम चल रहा है, जितना जो लोअर लेवल पे एक्चुअल जो काम कर रहे हैं, है ना, उसको जितना पता हो। तो ये इसलिए होता है कि सबॉर्डिनेट्स खुद से ऑब्जेक्टिव्स अगर बनाएं और फिर वो एक उस टॉप तक वो पहुंचाएं और फिर वो अप्रूव होके प्लान ऑब्जेक्टिव बन के आए, दैट इज़ ऑल्सो समटाइम्स सक्सेसफुल। तो ये वाली अप्रोच बॉटम टू अप अप्रोच हो जाती है ना। तो ये दो अप्रोचेस थी। इसके बाद मेन टॉपिक आता है एमबीओ का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट अगर आपको याद हो ये मैंने पूरा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था फिफ्थ चैप्टर जब हमने किया था। डिट्टो सेम टू सेम वही है, तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर छोटा सा ही है, फिर तो इसमें क्यों ही इसको वो लंबा करना। एग्जैक्टली सेम जो पिछले उसमें था वही ये है, सो आप वो वाला जाके देख लो। ठीक है। अ, फिर अच्छा, जो आपको याद हो कि एमबीओ किसने दिया था, पीटर ड्रकर, है ना। तो यही पीटर ड्रकर ने 8 की एरियाज दिए थे कि किन किन एरियाज में आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो। ठीक है। पहला है मार्केट स्टैंडिंग, कि आप चाहते हो कि मार्केट में मैं स्टैंड तो कर पाऊँ, एटलीस्ट मेरा मार्केट में कोई शेयर हो, है ना, इंपॉर्टेंट मेरी जगह हो मार्केट में खुद की। तो मार्केट में कहाँ स्टैंड कर रहे हो आप, वो वाला एरिया। फिर आता है इनोवेशन, कि आप क्या कुछ नया टेक्नोलॉजी ला रहे हो या कुछ नया इनोवेशन क्रिएटिविटी ला रहे हो जिससे आप एक अलग उसमें ऑब्जेक्टिव्स बनाओगे। फिर प्रोडक्टिविटी, ये तो पता ही है कि क्या एक्चुअल जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसमें कितनी प्रोडक्टिविटी आपकी, क्या आप एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर रहे हो अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज या नहीं कर रहे हो। फिर फिजिकल या फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, बाकी रिसोर्सेज जो रॉ मटेरियल वगैरह है कहाँ से आ रहा है, सही रेट पे आ रहा है या नहीं, इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स। प्रॉफिट कहाँ से कितना आ रहा है, कौन से ज़्यादा प्रॉफिटेबल एरियाज हैं, उनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स। फिर मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस कैसी है, क्या वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग अच्छे से कर रहे हैं, डेवलपमेंट उनकी हो रही है वो। फिर वर्कर्स को कैसे वो मैनेजर्स काम करवा रहे हैं, उनका एटीट्यूड, उनकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, उनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स। फिर पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप ऑर्गेनाइजेशन से बाहर सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो, आपकी पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या आप कस्टमर्स को सही उस पर प्राइस पे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, ये सब से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स। तो इन एरियाज़, ये 8 एरियाज़ हैं जिनमें पीटर ड्रकर ने बोला था कि ये मेन एरियाज़ हैं, इन पे आपको ऑब्जेक्टिव्स बनाने चाहिए, मतलब हर एक को बनाने चाहिए। तो दिस वाज अ लाइक वेरी जनरल टॉपिक, बट ध्यान रखना जब ये क्वेश्चन अगर मान लो ऐसा कुछ आ रहा है, आपको यही 8 लिखने होंगे, है ना। देयर इज नो कि आप अपने बना के लिख दो, क्योंकि पीटर ड्रकर ने बोले हैं ये 8, तो आप चेंज नहीं कर सकते ना वो। तो जस्ट मेक श्योर कि आप किसी भी तरीके से इसको याद कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज़ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आई गेस। सो या, बाय।